हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम मॉडल का नेक्स्ट मॉडल जिसका नाम है क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स, देखो ये क्या होता है, एक टाइप का ईथर होता है। ठीक है, ईथर को जब अपने साइक्लिक फॉर्म में या उसके कॉम्प्लेक्सिक फॉर्म में लेके आते हैं तब उसकी क्राउन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्राउन मतलब एक ताज। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर एक ताज की तरह बन जाती है, इसीलिए उनको क्राउन ईथर्स बोलते हैं। ठीक है, ईथर का फॉर्मूला जनरली अपने ROR, आर का मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप अपने पास है और ऑक्सीजन साथ में। ठीक है, तो अब इसमें ना जनरली अब अपने देखते हैं कि एक लार्ज रिंग होती है जो ऑक्सीजन एटम को एक रेगुलर पैटर्न के अंदर रखती है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे वाले स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हो, आप ध्यान से देखना कि आपके पास पहली बात तो एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है। ठीक है, दूसरी बात उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ईथर्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, अपने पढ़ते हैं कि ईथर के अंदर ROR वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब इसमें ना अब देखो कि आपको नाम दे रखे हैं 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखो 15, 12 और ये जो 18 है, ये तो आपके क्या है, सारे के सारे जो टोटल एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनका है। ठीक है, कि कौन कौन सी, अब देखो आपकी जो नंबर ए वाली रिंग है, कौन सी, ए नंबर रिंग है। अब अपनी पेन ले लेते हैं साथ में कि देखो अब ये वाली जो रिंग मैंने इसमें ली। ठीक है, अब इसके अगर 4 ऑक्सीजन के साथ साथ आप ये जो आर ग्रुप है, यहाँ पे ये आर ग्रुप है, अब इनको टोटल को काउंट करोगे ना तो ये कितने आएंगे, 12। यानी कि ये रिंग है, ये कितने की बन रही है, 12 एटम्स की बन रही है, इसीलिए इनको पहले लिखा जाता है क्राउन। क्राउन तो मतलब ये क्राउन की जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, क्राउन इधर बढ़ रहे हैं अपने। ठीक है, और ये चार, चार क्या है, चार जैसे इसमें अपने पास ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला है, इसमें आपका इसका नाम क्या दे रखा है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला है इसका नाम है आपके पास ये क्या है, डाईसाइक्लोहेक्सेनो। यानी कि अपने पास दो तो साइक्लिक हेक्सेन यानी कि हेक्सेन प्रेजेंट है। ठीक है, और कितनी है, दो। और उसके बाद 18 क्या है, अब अगर अपने इन दोनों रिंग्स को हटा दें, इनका नाम तो पहले ही आ गया। ठीक है, अब इसके पास क्या है, 18 एटम है प्रेजेंट है, और 6 आपके पास क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। तो इस तरह से इसके क्राउन ईथर्स का अपने नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें दीज कंपाउंड्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद पॉजिटिव आयंस, जनरली मेटालिक आयंस। और मेटालिक आयंस में भी आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस नहीं होने चाहिए, उसमें अमोनियम आयन हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन हो सकते हैं। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, चलो अपने इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ समझते हैं। मान लो ये है। ठीक है, अब आपको पता रहता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी कि विद्युत ऋणता इसमें होती है। ठीक है, जब आप इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो तो ये क्या करता है, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ की क्या है क्राउन ईथर की, कि पॉजिटिव आयंस के साथ ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और उनमें से भी कौन से, मेटालिक आयंस मतलब मेटल। ठीक है, मेटल आप इसमें एल्कली मेटल हो सकते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, ट्रांजिशन मेटल क्राउन ईथर्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, अब देखो लास्ट अब इसमें है क्राउन ईथर आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर स्ट्रक्चर रिजेंबल क्राउन। ठीक है, अब देखो क्राउन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी ताज की तरह, जब इस अभी अभी आपके पास है ना, इस फोटो के अंदर 2D में है, जब आप इसी स्ट्रक्चर को एक 3D फेज में देखोगे, ठीक है, 3D फेज में देखोगे तब आप उसमें देखोगे कि ये एक ताज की तरह है, कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो नीचे वाले कोने में आ जाएगी, और ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके अंदर जो, ठीक है, बॉन्ड बने हुए हैं, 2 CH2, एक दो ऑक्सीजन के बीच में 2 CH2 वैसे हैं। ठीक है, तो वो एक ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे, यानी कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, मान लो ये आपके पास ऑक्सीजन है, और ये ऊपर तीनों, जब आप इसको 3D में देखोगे तो ये क्या हो गया, एक तरह से, और नीचे से, क्योंकि पीछे भी तो कुछ होंगे ना, तो नीचे से इस तरह से होगा, तो एक बीच में होलो स्ट्रक्चर होगी। अब जहाँ पे क्या आती है, वो कैविटी होती है, बीच में खोखली होती है। ठीक है,
तो आपने ताज तो देखा ही होगा उस तरह से। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने शुरू से पढ़ते हैं, सबसे पहला कौन सा पढ़ा था अपनों ने, होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। तो अब इसमें जो क्राउन, उसमें भी मैंने सबसे पहले एग्जांपल बताया था कि क्राउन ईथर्स होते हैं, क्रिप्टेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट का काम करते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं को ही अपने आगे कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं। तो होस्ट क्या होता है, क्राउन ईथर जो आयंस आते हैं, जो अपने पास मेटालिक आयंस आ रहे हैं, अमोनियम आयंस आ रहे हैं, वो क्या होंगे, गेस्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच क्राउन ईथर बाइंड डिफरेंट आयंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कैविटी। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें देखो कि आपको क्या दिया गया है कि क्राउन ईथर है ना, अलग अलग होते हैं। अब ऊपर के आपको 3 फोटोज दे रखी थी, उसमें एक छोटा था, एक बड़ा था और एक बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से तो ऐसे है कि क्राउन, अलग अलग क्राउन ईथर अलग अलग आयंस को बाइंड करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी कैविटी पर। कैविटी कैसे देखते हैं अपने, जैसे कि देखो आपके पास एक तो आ गया लिथियम+2। ठीक है, एक आपको दिया है जैसे ना आपको एक तो दिया आपको लिथियम+, ठीक है, दूसरा दिया K+। अब देखो आपको पता है कि इसमें किसका साइज छोटा हो सकता है। ठीक है, आप बताओ कि किसका साइज छोटा होगा। अब जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल था, अपनों ने ये एग्जाम्पल लिया था ए वाला। ठीक है, तो अब इसमें है ना, इसमें क्या होगा, लिथियम तो फिट हो जाएगा, लिथियम तो आ जाएगा, बट पोटेशियम है जो, क्योंकि देखो साइन तो इसमें भी प्लस ही है, इस पर भी प्लस है, पर इन दोनों के साइज का फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, लिथियम तो इसके अंदर फिट हो जाएगा ए वाले में, और पोटेशियम इसमें फिट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अब मान लो सी वाला है, ये वाला मेरे पास, अब इसके अंदर मेरे को फिट करना है। मेरे पास अब यहाँ पे लेने के लिए 2 है, जैसे एक तो है, जैसे मैंने इसमें लिया Zinc+2, क्या लिया, Zinc+2 में लिया, और दूसरा लिया मैंने इसमें कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम लिया, बट ये वाला क्या करेगा, जिंक वाले को तो अलाउ कर देगा इसके साथ बाइंड होने में, बट कैल्शियम को अलाउड नहीं करेगा। तो ये क्या होता है कि अलग अलग ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग आयंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इनकी जो कैविटी होती है, इनका जो खालीपन होता है ना बीच का, तो उसके हिसाब से ही वो क्या कर सकते हैं, आयंस को अपने अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब वही है कि अगर शादी के लिए देख रहे हैं, रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो एक कंपैटिबल पार्टनर ही देखते हैं घर वाले, कि अपनी सारी चीज़ें देखते हैं। जनरली अपने क्या होता है कि सारा कुछ कास्ट भी मिलनी चाहिए, फिर गोत्र वगैरह वो वगैरह सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो वैसे ही है कि सब कुछ देख दिखा के मेल मिला के फिर ही रिश्ता पक्का किया जाता है। वैसे ही इसमें ही है कि जैसा अगले का साइज़ होगा, ठीक है, वैसे ही आयन को वो एक्सेप्ट करेगा। अगर बड़े साइज का आ गया तो वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फिनोल्स, अमीन्स ऑल्सो फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद देम। बट फिनोल्स और अमीन्स उनकी क्या होनी चाहिए, वो उनके साइज के अकॉर्डिंग, जो कॉम्प्लेक्स है अपने पास क्राउन ईथर है जो होस्ट है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा होगा, उसकी कैविटी बड़ी होगी, तभी फिनोल और अमीन्स उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ crown ether play a key role in biological process like genetic information storage, replication, immunological response and ion transfer। ये crown ether के आगे ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं, ये इसके एप्लीकेशन पार्ट में भी आते हैं। क्या कि देखो, अगर अपने को एक किसी को स्पेसिफिक करना है, ठीक है, कि अगर मेरे को एक क्राउन ईथर लिया और मेरे को उसके साथ सिर्फ कैल्शियम को ही रिएक्ट करवाना है, या फिर अपने को कुछ कैल्शियम अपने को अलग करना है, अपने को कोई प्रोसेस करवानी है, उसमें मेरे को कैल्शियम को अलग करना है, तो फिर मैं वो स्पेसिफिक क्राउन ईथर लूँगी। और अगर उसके साथ जिंक प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जिंक के साथ तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा और अपने पास कैल्शियम अलग से मिल जाएगा। और भी अब देखो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। अब जीन से आपको पता है कि जो भी जीन होते हैं उन्हीं से इंफॉर्मेशन क्या होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चों की तरफ जाती है। ठीक है, अब ये तो जीन की तरफ इंफॉर्मेशन ही जा रही है, बट उसमें ये क्राउन ईथर कैसे यूज़ करें, तो इसका कंसेप्ट है जो वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, कि वहाँ पे जो भी कैविटी बनती है, फिर उसमें एक जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो अपने को
पास ऑन करनी है या फिर उसको स्टोर करना है, तो वो वहाँ पे अगर स्टोर करना है तो वहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। अब रेप्लिकेशन किस में होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, तो डीएनए में रेप्लिकेशन होने का क्या होता है कि एक स्ट्रैंड से बहुत सारे आगे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखो, आपने अगर इसका मेन क्या होता है, आपने किसी गर्म या ठंडी चीज़ पे हाथ लगाई तो आपका हाथ अचानक से बैक हो जाता है। आपने रखा और आपको बैक किया, तो वो क्या होता है कि आपके सेंसेस इतने फास्टली काम करते हैं कि वो जल्दी से आपके इम्यून सिस्टम को ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, सेंसर आपके काम करते हैं, तो तभी आपका हाथ बैक हो जाता है। और उसी तरह से अपने और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनमें भी ये वाला जो क्राउन ईथर का कंसेप्ट है, इस मॉडल को काम लिया जाता है कि एंजाइम्स है। क्राउन ईथर भी एक किसी अपने स्पेसिफिक एंजाइम को वर्क करवाना है तो अपने क्राउन ईथर वाले का एक हेल्प ले सकते हैं। आयन ट्रांसफ़र करने के लिए कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें अपने उन्हें क्राउन ईथर लिया, मेरे को कैल्शियम का, मेरे को स्पेसिफिक जिंक का ही ट्रांसफ़र करना है, और उसमें से मेरे पास कैल्शियम भी प्रेजेंट है, मेरे पास कैडमियम भी प्रेजेंट है, मेरे पास मर्क्यूरी भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट मैं ऐसा क्राउन ईथर लूँगी जिसमें क्या होगा, वो जिंक को एक्सेप्ट करे, यानी कि जिंक के साथ वो क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स बना ले, और फिर उस रिएक्शन को मैं आगे प्रोसीड करूँगी तो क्या होगा, आयन का ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट आपके पास एक क्राउन ईथर की फॉर्म दे रखी है और उसके साथ आपके पास 2 नेफ्थलीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो कि क्या होता है कि जनरली इसमें मूवमेंट हो जाता है। अब जो नेफ्थलीन रिंग है दो जुड़ी रही है, तो वो क्या करेगी, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी कॉम्प्लेक्स को। रिजिडिटी का मतलब उसको सॉलिड कर देगी। ठीक है, एंड लाइपोफिलिसिटी क्या होती है, फिलिसिटी का मतलब एक तो होता है फोबिसिटी, एक होता है फिलिक, जैसे कि अपने हाइड्रोफोबिक सुनते हैं, हाइड्रोफिलिक पढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिक पढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल करे। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक जो वाटर को जैसे एक्सेप्ट करे, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो। वैसे ही लाइपोफिलिसिटी लिपिड्स और इसके रिएक्टेड होता है कि अब जब अगर अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में मान लो किसी लिपिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो लिपिड के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिपोफिलिसिटी बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास ऊपर दे रखा है, इसकी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस का मतलब आपके पास 180 डिग्री का रोटेशन इसमें पॉसिबल है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है कि क्राउन ईथर विद RR एंड SS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, RR और SS कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि या तो वो RR हो। ठीक है, जब उसका अपने देखते हैं, मान लो ओ ऐसे मैंने ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, तो इनके जो कॉन्फ़िगरेशन अपने देखते हैं, या तो दोनों RR हो। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों किसी न किसी साइड में तो घुमाएंगे। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा होता है तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और क्राउन ईथर रिपोर्टेड फॉर कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बाहर अगर अपने कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं या फिर किसी और चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी इम्यूनी डिसऑर्डर हो गया, तो उसके अंदर भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इसका सिंथेसिस किससे होता है, शुगर डेरिवेटिव से होता है। जैसे कि आपको ये वाली फ़ोटो दे रखी है मैंने, अभी इसमें देखो किस किस से होता है, एल टार्ट्रिक एसिड और डी मैनिटोल, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे क्या बनेगा, 18 क्राउन 6 बनेगा। और ये आपके पास पूरी रिएक्शन है, इसकी फ़ोटो दे रखी है आपके पास, ध्यान से देखो। देखो ये आपके पास डी मैनिटोल दे रखा है। अच्छा, इसमें डी का मतलब क्या है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इसका जो OH है वो राइट हैंड साइड है। इसकी बहुत सारी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास कुछ इस तरह की बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ से ये जो पहले वाला कार्बन था, ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गए और ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गए। उसके बाद ये क्या हो गया, क्राउन ईथर प्रिकर्सर हो गया। यानी कि प्रिकर्सर का मतलब जहाँ से क्राउन ईथर बनने की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद अब देखो ये दो बन रहे हैं आपस में।
अब एक ये वाला आर है और ये वाला आर है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब फर्दर इसके आगे और रिएक्शन होगी तो अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगी और इसको बोलते हैं अपनी डी क्राउन ईथर, ठीक है। अब इसका आ गया एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट इसमें क्या होता है, जो अपने पहले पढ़ लिया, एक तो क्या होता है सेपरेशन ऑफ केटाइंस में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है। सेकंड है क्राउन ईथर हैव बीन यूज्ड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ आर मिक्सचर, ठीक है। आर मिक्सचर यानी कि रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रही है, यानी कि एक है वो ए है वो प्लस है और जो बी है अपने पास वो माइनस है, ठीक है। तो आर आर या आर एस वाला इस तरह से। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्राउन ईथर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये अपनों ने अभी जस्ट पढ़ा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, कि इसका एप्लीकेशन पार्ट भी होता है। सम मैक्रोसाइक्लिक ईथर सोल्यूबलाइज कैल्शियम के टाइन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये मैंने अभी पहले बताया कि कई की क्या होता है, मैक्रोसाइक्लिक ईथर होते हैं, जो बड़े ईथर होते हैं वो कैल्शियम के टाइन्स को, कैल्शियम के टाइन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, जैसे बेंजीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वो के उससे अलग करेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, ठीक है। कैल्शियम आयन को सोल्यूबलाइज करते हैं। नेक्स्ट इसमें दीज कंपाउंड बेनिफिशियल इन द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल्स एंड नर्व फंक्शन, फॉर एग्जांपल इन द स्टडी ऑफ आयनिक ट्रांसपोर्ट। अब देखो नर्व फंक्शन, नर्व कंडक्शन, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपने नर्व कंडक्शन तो कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। एक तो कैल्शियम होता है जो डेंड्रोन और एक्सोन के बीच का जो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। कैल्शियम बहुत वहाँ से वो सेंसिटिव जगह होती है, कैल्शियम वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वो। सेकंड नर्व कंडक्शन में अपने सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तरह से होता है। तो नर्व फंक्शन के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं, मतलब उनको स्टडी करने के लिए क्राउन ईथर का अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।